चलिए, तो आपके पास आज हमें ये इन्वेंट्री लेवल्स एंड बफर स्टॉक पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ क्या आ रहा है भाई? इन्वेंट्री लेवल्स एंड बफर स्टॉक, अ बिजनेस एंटिटी shall always maintain certain levels of inventories. These levels are: A, reorder level; B, safety stock slash buffer stock; सी, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल; एंड डी, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल। वो बोलते हैं कि एक बिजनेस को चार तरह की इन्वेंट्रीज के लेवल जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए, और वो उसको मेंटेन करे। और वो चार जो है वो रीऑर्डर लेवल है, सेफ्टी स्टॉक है, बफर स्टॉक है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है। ये चार चीजें हैं। So far, it has been assumed that when an item of material is purchased from a supplier, the delivery from the supplier will happen immediately. यानी कि कहते हैं कि ऊपर जितनी भी एग्जांपल्स और जितनी भी बातें हमने पढ़ी, उसमें हमने ये पढ़ा कि बस सप्लायर को हमने ऑर्डर प्लेस किया और वो चीज़ें हमारे पास उसी वक्त ले आता है, इमीडिएटली डिलीवरी कर देता है। In practice, however, there is likely to be some uncertainty about when to make a new order for inventory in order to avoid the risk of running out of inventory before the new order arrives from the supplier. The period of time between placing a new order with a supplier and receiving the delivery of the same is called lead time. This lead time could be in days, weeks or months. देखो, सबसे पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो ये है कि अ, अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है वो इन्वेंट्री लेवल्स एंड बफर स्टॉक है। इन्वेंट्री लेवल्स एंड बफर स्टॉक, ठीक है जी। इन्वेंट्री लेवल्स एंड बफर स्टॉक में हमें जो पहली बात हम पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट नंबर वन हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ये है कि भाई आपका लीड टाइम जो है ना वो क्या होता है। लीड टाइम क्या चीज़ है? तो लीड टाइम का क्या मतलब है? लीड टाइम का मतलब ये है कि कितने दिनों में जब मैं सप्लायर को चीज़ें ऑर्डर करता हूँ तो सप्लायर कितने दिनों में वो चीज़ें मुझे ला कर देता है, इसको हम लीड टाइम कहते हैं, ठीक है ना। लीड टाइम की अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ: टाइम टेकन बाय अ सप्लायर टू डिलीवर गुड्स, ठीक है। या आप यूं भी लिख सकते हो: टाइम बिटवीन प्लेसिंग एंड ऑर्डर एंड रिसीविंग इट। लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम वो टाइम होता है जो एक सप्लायर लेता है गुड्स को डिलीवर करने में, या वो टाइम होता है जो प्लेसिंग एन ऑर्डर, जब आपने ऑर्डर किया और जब आपने ऑर्डर रिसीव किया उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम लीड टाइम कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है ना वो 1 जनवरी को ऑर्डर प्लेस किया, यानी कि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, एग्जाम्पल हम यूँ ले सकते हैं कि 1 जनवरी को आपने ऑर्डर प्लेस किया, 1 जनवरी 2024 को आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। और आपको ये ऑर्डर 10 जनवरी 2024 को रिसीव हुआ। ऑर्डर रिसीव, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो लीड टाइम है ना, लीड टाइम है वो अराउंड 10 डेज है, ठीक है जी। यानी कि जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस किया और जिस दिन आपने ऑर्डर रिसीव किया, उस दिन के बीच में आप 9 से 10 दिन कह सकते हो कि भाई एक आपका लीड टाइम है। इतना अरसा लगता है आपको चीज़ें मिलने में, आपको चीज़ें रिसीव होने में। तो पहली डेफिनेशन तो हमारी लीड टाइम की थी कि हमारा लीड टाइम जो है वो कितना है, ठीक है जी। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दें। सही है जी। तो लीड टाइम क्या होता है कि कितना टाइम लगता है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो और ऑर्डर रिसीव करते हो इसके बीच में। On the basis of this lead time, the companies determine the level of the stock at which new order should be placed to avoid stock out situation. The level at which a new order is placed is called reorder level.
It depends upon two factors. One is lead time and the other is usage. If any of these factors is higher, then reorder level should be higher to avoid any stock out. अब वो कहता है कि भाई एक दूसरी चीज जो है, एक और चीज जो होती है वो बोलता है, वो कहलाती है रीऑर्डर लेवल। ठीक है जी। एक दूसरी चीज जो कहलाती है वो कहता है कि भाई एक और चीज होती है वो कहलाती है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है क्वांटिटी विद क्वांटिटी ऑफ स्टॉक विद मी, या अवेलेबल, या इन हैंड कर देते हैं, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक इन हैंड व्हेन अ न्यू ऑर्डर इज प्लेस्ड। ठीक है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन लीड टाइम एंड यूजेज। ठीक है। और मस्ट बी डिसाइडेड इन सच अ मैनर टू अवॉइड स्टॉक आउट। ठीक है जी। अच्छा, रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है जितनी क्वांटिटी मेरे पास पड़ी हुई हो कि मैं एक नया ऑर्डर प्लेस कर दूं, और ये लीड टाइम और यूजेज पर डिपेंड करता है। और ये इस तरह से डिसाइड करना चाहिए कि कंपनी को स्टॉक आउट ना हो। अब इसका क्या मतलब है? इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास ये है कि लेट से जो लीड टाइम है ना, लीड टाइम वो है 5 डेज। लीड टाइम 5 डेज का क्या मतलब है? लीड टाइम 5 डेज का मतलब ये है कि अगर मैं आज ऑर्डर करूंगा, अगर मैं आज सप्लायर को कॉल करूंगा, सप्लायर को कॉल कर कर बोलूंगा कि मुझे चीजें ला कर दो, तो सप्लायर मुझे कब चीजें ला कर देगा? सप्लायर मुझे कब चीजें ला कर देगा? सप्लायर मुझे आज से 5 दिन बाद चीजें ला कर देगा। ठीक है। लीड टाइम 5 दिन का मतलब ये है, लीड टाइम 5 डेज का मतलब ये है कि अगर मैं सप्लायर को आज ऑर्डर प्लेस करूंगा तो वो बोलेगा ठीक है, 5 दिन बाद मैं आपके पास चीजें लाकर दे दूंगा। तो लेट से लीड टाइम जो है वो मेरा 5 दिन है। और जो डेली यूजेज है ना, डेली यूजेज इज 2 यूनिट्स। रोज मुझे 2 यूनिट्स जो है ना वो इस्तेमाल करने होता है। रोज मुझे 2 यूनिट्स इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो मेरा जो रीऑर्डर लेवल होना चाहिए ना, रीऑर्डर लेवल मस्ट बी 5 into 2, 10 यूनिट्स टू अवॉइड स्टॉक आउट। ठीक है जी। मेरा रीऑर्डर लेवल जो है वो 10 दिन होना चाहिए। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है कि 5 दिन बाद मुझे चीज़ें मिलेंगी। रोज़ मुझे 2 चीज़ें इस्तेमाल अगर करनी है, तो आने वाले 5 दिन के में मुझे 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अब अगर मैं 10 चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं हाथ में और मैं नया ऑर्डर प्लेस कर देता हूं, तो होगा ये कि जब ऑर्डर आएगा तब तक मैं 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स कर कर इस्तेमाल करूंगा, और फिर इवेंचुअली मेरे पास वो चीजें पहुंच जाएंगी। अगर मैं अपना रीऑर्डर लेवल 10 से भी कम रखूंगा, 8 यूनिट्स या 7 यूनिट्स रखूंगा, तो उसमें ये मसला हो सकता है कि मैं सप्लायर को फोन कर कर बोलूं चीजें लेकर आओ, और चीजें खत्म हो जाएं। ठीक है। लेट से मैं ये कहता हूँ कि आपने जो है ना वो रीऑर्डर लेवल जो है ना, रीऑर्डर लेवल आपने रखा 10 यूनिट्स। ठीक है। आपके पास डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, डे 5 है, और फिर आपके पास ऑर्डर रिसीव। ठीक है जी। अब देखें, अगर आपने रीऑर्डर लेवल 10 यूनिट्स रखा है, और पहले दिन 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, दूसरे दिन 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तीसरे दिन 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चौथे दिन 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, पांचवें दिन 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो आपके पास 0 चीज़ें रह जाएंगी। और फिर लेट से आप 50 यूनिट्स का ऑर्डर रिसीव कर लोगे। ठीक है। बात समझ में आई है? अगर मैं रीऑर्डर लेवल जो है वो 10 दिन रखता हूँ, अगर मैं रीऑर्डर लेवल 10 दिन रखता हूँ, तो 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट 2 यूनिट
इस्तेमाल होंगे, 0 चीजें बचेंगी, 50 नई चीजें आ जाएंगी। अच्छा, इस केस में क्या स्टॉक आउट होगा? क्या इस केस में स्टॉक आउट होगा? नो, स्टॉक आउट नहीं होगा। यानी कि रोज आपके पास जो है वो चीजें इस्तेमाल करने के लिए मौजूद थी, लिहाजा आपको कोई मसला पेश नहीं आया। अच्छा, लेट से अगर कोई रीऑर्डर लेवल रखे 6 दिन, अगर कोई रीऑर्डर लेवल रखे 6 दिन, यानी कि 6 चीजें पड़ी हुई थी तो उसने नई चीजें मंगवाई। अब पहले दिन 2 चीजें इस्तेमाल हो गई, दूसरे दिन 2 चीजें इस्तेमाल हो गई, तीसरे दिन 2 चीजें इस्तेमाल हो गई। ठीक है। अब डे 4 और डे 5 पर क्या होगा? डे 4 और डे 5 पर स्टॉक आउट हो रहा होगा, डे 4 डे 5 पर स्टॉक आउट हो रहा होगा। और इसके पास जो है ना वो 0 चीजें होंगी और फिर 50 चीजें आएंगी, तो आपका स्टॉक आउट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं रोज 2 चीजें इस्तेमाल करता हूँ और 6 चीजें बची हुई हैं, फिर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन दो 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 चीजें इस्तेमाल हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद फिर चौथे और पांचवें दिन क्या होगा? चौथे चौथे और पांचवें दिन स्टॉक आउट हो जाएगा, और चौथे पांचवें दिन स्टॉक आउट होगा तो फिर आपके पास 2 दिन जो है, 2 दिन, लेट से आप रोज 2 चीजें बेचते थे, तो अब आप चौथे और पांचवें दिन कोई भी चीज नहीं बेच सकोगे। चौथे और पांचवें दिन कोई भी चीज नहीं बेच सकोगे, फिर आपके पास 50 चीजों का ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पर आपके पास स्टॉक आउट होगा। यस, स्टॉक आउट होगा एट डे नंबर 4 एंड डे नंबर 5। अच्छा, अगर कोई ये सोचे कि मैं 18 चीजें हों और मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं, तो मैं 2 चीजें पहले दिन इस्तेमाल करूंगा, 2 दूसरे दिन, 2 तीसरे दिन, 2 चौथे दिन, 2 पांचवें दिन। अब मेरे पास जब नया ऑर्डर आएगा तो 8 चीजें ऑलरेडी होंगी, तो क्या यहां पर स्टॉक आउट होगा? जल्दी से बताओ, क्या इस केस में स्टॉक आउट होगा? नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने बहुत सेफ चला ना, मैं बहुत सेफ चला। 18 चीजें पड़ी हुई थी तभी मैंने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब दो दो चीजें इस्तेमाल होती रही, फिर भी 8 चीजें बच गई और फिर 50 चीजें नहीं आ गई, तो स्टॉक आउट नहीं हुआ। लेकिन अब मैं एक और चीज लिखता हूं, एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट। देखो यहां पर आपके पास जो है ना एक एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट पे करनी पड़ रही है आपको, जो इन दोनों केसेस में नहीं करनी पड़ रही। वो कैसी सर? देखिए, आपने क्या होशियारी की है, आपको पता था कि 10 चीजें इस्तेमाल होंगी, आपको पता था कि 10 चीजें इस्तेमाल होंगी, तो आपके पास 18 चीजें पड़ी हुई थी ना, तभी आपने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आप जो होल्डिंग कॉस्ट, जो कि इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट होती है, तो वो 10 यूनिट्स की पे कर रहे थे, यहाँ पर 6 यूनिट्स की पे कर रहे थे, यहाँ पर 18 यूनिट्स की पे कर रहे थे। अब ये भी बहुत अच्छा नहीं होता कि आपके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई हों, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई हों और आप ऑर्डर प्लेस कर दो। इसलिए क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको रखने की कॉस्ट भी तो होगी। ठीक है। तो आपके पास जो स्टॉक आउट है ना, जो स्टॉक आउट जो है ना, स्टॉक आउट कॉस्ट पहले केस में आपके पास जो है ना वो 0 होगी, दूसरे केस में 0 होगी, तीसरे केस में स्टॉक आउट, सॉरी, पहले केस में 0 होगी, आखिरी केस में भी 0 होगी, बीच वाले केस में जो है ना स्टॉक आउट कॉस्ट होगी डे 4 एंड डे 5। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, स्टॉक आउट का मतलब यह है कि जो यूनिट्स में बेच सकता था वो मैं नहीं बेच पाऊंगा, जो यूनिट्स में बेच सकता था वो नहीं बेच पाऊंगा, इसलिए क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री ही खत्म हो गई थी। और एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट जो होगी वो आपके पास यहाँ पर जो है ना 8 यूनिट्स की होगी। 8 यूनिट्स आपने एक्स्ट्रा रखे, ज्यादा रखे, इजाफी रखे, बहुत सेफ चले, आपके पास 18 चीजें पड़ी हुई थी तो आपने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। लिहाजा यहाँ पर आपकी स्टॉक जो होल्डिंग कॉस्ट है ना एक्स्ट्रा, वो बहुत ज्यादा होगी। इन दोनों केसेस में इतनी एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट नहीं होगी जितनी कि आखिरी वाले केस में मौजूद है। ठीक है जी। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल यानी कि मेरे पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं कि मैं एक नया ऑर्डर प्लेस कर दूं। लीड टाइम क्या होता है? जितने दिनों में सप्लायर मुझे चीजें लाकर देगा, जितने दिनों में मेरे पास मेरी प्रेमिसेस पर चीजें आएंगी। Such reorder level is determined using the average consumption during lead time. However, sometimes the demand during lead time exceeds the expectations.
In such cases, if the demand is not fulfilled, the customers may move to competitors and result in loss of profit and goodwill. Also, the delivery may delay the expected time, due to which the company may fail to produce the expected demand, which again results in loss of profits. To avoid such risk, the company also maintains a level of stock which is called safety stock or buffer stock. अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि देखो, हमने इस तरह से तो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया, लेकिन ये जो हमारी पहली एग्जांपल थी जिसमें हमने रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया, इसमें हमने लीड टाइम ले लिया 5 दिन और डेली यूजेज ले ली 2 दिन, और हमने अपना सारा काम कर दिया कि भाई 5 दिन और 2 दिन के हिसाब से क्या क्या चीजें होंगी। लेकिन वो बोलता है कि ये जो लीड टाइम होता है ना, ये भी सर्टेन नहीं होता। यानी कि कभी लीड टाइम ज्यादा भी हो सकता है, कभी लीड टाइम कम भी हो सकता है, कभी यूजेज ज्यादा भी हो सकती है, कभी यूजेज कम भी हो सकती है। ठीक है जी। और बिल फर्ज जो आपने सोचा था उससे ज्यादा चीजें इस्तेमाल हो गई, यानी कि डेली 2 चीजें इस्तेमाल होनी थी या डेली 2 चीजें बिकनी थी, तो उससे ज्यादा बिक गई, तो फिर वापस से आपको स्टॉक आउट हो सकता है, और उसके उसको उससे बचने के लिए आपको एक चीज रखनी पड़ती है जो कहलाती है बफर स्टॉक। ठीक है जी। अब जरा मैं एक और आपके साथ एग्जाम्पल करना चाहूंगा, और इस एग्जाम्पल में मैं क्या कहता हूँ, मैं लिखता हूँ भाई आपके पास लीड टाइम है। ठीक है ना, 3 तरह के लीड टाइम है: मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीड टाइम, यहाँ पर मैं लिखते देता हूँ डेली डिमांड। ठीक है जी। देखो, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका लीड टाइम कांस्टेंट हो। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सप्लायर बोल दे बस मैं 5 दिन में चीजें लेकर आऊंगा और 5 ही दिन में चीजें लेकर आए। ठीक है ना। हो सकता है कि आपका सप्लायर आपको ये बोले कि भाई आप ऑर्डर प्लेस करोगे, उसके 2 से 10 दिन के बीच में, 2 से 10 दिन के बीच में चीजें आपके पास पहुंच जाएंगी। कब पहुंचेंगी ये नहीं पता। मिसाल के तौर पर, मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया, मेरे सप्लायर ने बोला हो सकता है 2 दिन में हम आपको माल डिलीवर कर दें, गाड़ी आपके पास आ जाए और आपने जो चीजें मांगी है वो आपको मिल जाए। हो सकता है 10 दिन लगे। ठीक है। एक एवरेज भी है, लेट से वो 5 दिन का है। एवरेज का मतलब ये है कि आम हालात में 5 दिन में चीजें आ जाती हैं। ठीक है। देखो, 2 दिन में भी आ सकती हैं, उसने मुझे बोला 2 दिन में भी आ सकती है, हो सकता है हम 2 दिन में चीजें भिजवा दें। आप बस फोन रखो और गाड़ी अगर तैयार हो, हम उसको लोड करें और भेज दें। हो सकता है 10 दिन लग जाए। हो सकता है कि हम आप अभी फोन रखो, मैं पता करूं तो पता चले सारी गाड़ियां बिजी हैं और 3-4 दिन बिजी हैं, फिर वो आए, फिर वो लोड हो, फिर वो डिलीवरीज करें और फिर आपके पास 10 दिन बाद चीजें पहुंचे। ऑन एन एवरेज, आम हालात में या एक एवरेज या एक नॉर्मल हालात में क्या होता है कि चीजें 5 दिन में आ जाती हैं। तो लीड टाइम इन इटसेल्फ 3 तरह के हो सकते हैं: मैक्सिमम, मिनिमम यानी कि कम से कम क्या वक्त लग सकता है, एवरेज यानी कि ऑन एन एवरेज आम हालात में कितना वक्त लगा, मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त लग सकता है। अच्छा, डेली डिमांड, लेट से कभी 3 चीजें बिक जाती हैं, कभी जो है वो 10 चीजें बिक जाती हैं, या चलो कभी जो है वो 7 चीजें बिक जाती हैं। ऑन एन एवरेज 5 चीजें बिकती हैं। ठीक है। कभी कितनी चीजें बिक जाती हैं? 3 चीजें। कभी कितनी चीजें बिकती हैं? 5। कभी कितनी चीजें बिकती हैं? 7। तो इसमें भी कुछ पक्का नहीं है, इसमें भी कुछ पक्का नहीं है, कभी कुछ बिकता है, कभी कुछ बिकता है। ठीक है। अब मैं रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करूं? रीऑर्डर लेवल जो है उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? रीऑर्डर लेवल के लिए हमने पढ़ा है कि लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाई डेली यूजेज या डेली डिमांड, है ना। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं जो है ना वो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम लीड टाइम को मिनिमम डिमांड से मल्टीप्लाई करूँ। क्या आपको ये समझ में आता है कि मैं मिनिमम डिमांड को मिनिमम लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं बोलूं कि भाई 6 चीजें मेरे पास पड़ी हुई हो, 6 चीजें मेरे पास पड़ी हुई हो, तो मैं नई चीजें ऑर्डर कर दूं। क्या इसमें कोई मसला नजर आता है? क्या इसमें कोई मसला नजर आता है?
अगर मैं लेट से ये बोलूं कि 2 दिन में चीजें आ जाएंगी और एक दिन में 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं, और 2 × 3 मल्टीप्लाई कर कर 6 पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दूं, तो इसमें मसला नजर आता है। इसमें मसला मसला ये नजर आता है, ये बहुत रिस्की सिचुएशन है, ये बहुत रिस्की सिचुएशन है। व्हाट इफ के पहले ही दिन 5 चीजें बिकने को बिक जाएं और दूसरे ही दिन 5 चीजें बिक जाएं। यानी कि लेट से अगर आप यूं करते हो कि आप बोलते हो कि भाई मैं मेरा रीऑर्डर लेवल जो है ना, मेरा जो रीऑर्डर लेवल जो है ना, आप यूं करते हो, आप बोलते हो कि भाई मैं जो है ना वो 2 × 3 यानी कि 6 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रखता हूँ। तो यहाँ पर रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट एक्सट्रीमली हाई, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट एक्सट्रीमली हाई होगा, एक्सट्रीमली हाई होगा। हाँ या नहीं? हाँ भाई, सुन रहे हो? सब समझ आ रहा है? यहाँ पर रिस्क ऑफ स्टॉक आउट एक्सट्रीमली हाई होगा, यहाँ पर रिस्क ऑफ स्टॉक आउट एक्सट्रीमली हाई होगा। सर एक्सट्रीमली हाई क्यों होगा? एक्सट्रीमली हाई इसलिए होगा क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने बोला इंशाअल्लाह ताला 2 दिन में चीजें आ जाएंगी, ठीक है, और रोज सिर्फ तीन तीन चीजें बिकेंगी। तो भाई होगा ये कि अगर व्हाट इफ के पहले दिन 5 चीजें बिक गई, तो तुमने तो छह छह रखी हुई है ना, छह रखी हुई है, पहले दिन 5 बिक गई, एक बच गई तुम्हारे पास। दूसरे दिन दोबारा अगर 5 बिक गई, दूसरे दिन दोबारा अगर 5 बिक गई, तो तुम बेच ही नहीं सकोगे, तुम्हारे पास तो एक ही चीज पड़ी हुई है। दूसरा तुमने ये सोचा हुआ है तुम्हारा सप्लाई 2 दिन में आ जाएगा, दूसरा तुमने ये भी सोचा हुआ है तुम्हारा सप्लाई 2 दिन में आ जाएगा। व्हाट इफ कि तुम्हारा सप्लायर 5 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, उसने तुम्हें 2 दिन का वादा तो नहीं किया, उसने तुम्हें बोला है कि मैं तो 10 दिन बाद भी आ सकता हूँ, मैं तो 5 दिन बाद भी आ सकता हूँ। तो यहाँ पर जो रीऑर्डर लेवल अगर इस तरह से कैलकुलेट हम करेंगे ना, तो ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्टॉक आउट होगा, ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि यार ये जो रीऑर्डर लेवल है ना, नॉट रिकमेंडेड, ये रीऑर्डर लेवल जो है ना, नॉट रिकमेंडेड है। यानी कि इस तरह से अगर मैं रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करूंगा ना, तो बड़ा मसला आ जाएगा। मेरे पास जो है वो 6 चीजें ही होंगी, मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा, सप्लायर ने बोल दिया हम तो 5 दिन बाद आ रहे हैं, तो मैं तो 2 दिन बाद ही अपनी दुकान को ताला लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो बेचने को चीजें ही नहीं होंगी। तो ये तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं। अगर हम रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर लें इस तरह से कि हम 10 × 7 करें, अगर हम 10 × 7 करें, गौर से सुनो, 10 × 7 करेंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा, है ना? यानी कि मैं ऑर्डर प्लेस करते हुए सोच रहा हूं कि मेरा सप्लायर 10 दिन बाद आएगा, और रोज ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकेंगी, 7 चीजें बिकेंगी। मुझे बताओ यहाँ पर इस सेकंड सिचुएशन में कोई रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है? इस सेकंड सिचुएशन में कोई रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है? अच्छा जी। अब ऐसे ये कहते हैं कि इस सेकंड सिचुएशन में भी रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है। क्या ऐसा है कि इस सेकंड सिचुएशन में रिस्क ऑफ स्टॉक आउट हो? अगर मैं ये सोच लूं मेरा सप्लायर 10 दिन बाद आएगा और रोज 7 7 चीजें बिकेंगी, 70 चीजें पड़ी हुई हो, तब मैं नया ऑर्डर प्लेस करूं, तो क्या स्टॉक आउट होगा? तो क्या स्टॉक आउट होगा? गौर से सुनो, मेरे पास 70 चीजें हैं, मैंने नया ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। मैक्सिमम मेरा सप्लायर कितने दिन बाद आता है? फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ठीक है, इसी तरह से थर्ड डे। अगर रोज मैक्सिमम चीजें भी बिकती नहीं, अगर रोज ज्यादा से ज्यादा 7 चीजें बिकती हैं, 7 चीजें बिकती हैं, 7 चीजें बिकती हैं, अगर रोज ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकती नहीं, अगर रोज ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकती नहीं, तो अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, और अकल लगाओ, अकल लगाओ, अकल लगाओ, गुठरे से नहीं सोचो, अकल लगाकर सोचो, स्टॉक आउट होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। अगर सप्लायर 10 दिन बाद आता है, अगर सप्लायर 10 दिन बाद भी आता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। अगर सप्लायर 10 दिन बाद आता है तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। अगर सप्लायर 10 दिन बाद आता है तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। वैसे तो वो 2 दिन बाद भी आ सकता है, वैसे तो वो 5 दिन बाद भी आ सकता है, लेकिन अगर वो 10 दिन बाद भी आता है, अगर वो 10 दिन लगा कर आता है, ठीक है, और रोज 7 7 चीजें बिकती हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या बिक जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 7, ज्यादा से ज्यादा 7, ज्यादा से ज्यादा 7,
ज्यादा से ज्यादा 7, ज्यादा से ज्यादा 7, तो फिर भी जैसी 70 चीजें बिकेंगी वो नया ऑर्डर लेकर आ गया होगा। अगर मैं रीऑर्डर लेवल इस तरह से कैलकुलेट करूंगा ना, अगर मैं इस तरह से रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करूंगा, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूजेज, मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूजेज, अगर इस तरह से मैं अपना लीड टाइम कैलकुलेट करूंगा ना, अगर मैं इस तरह से अपना लीड टाइम कैलकुलेट करूंगा, तो स्टॉक आउट के चांसेस 0 है। यानी कि अगर मैं रिस्क ऑफ स्टॉक आउट बोलूं, तो जो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट होगा वो क्या कितना होगा? 0%। ठीक है, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट 0% होगा। स्टॉक आउट हो ही नहीं सकता भाई। स्टॉक आउट कैसे होगा? आपने तो इतना माल रखा हुआ है अपने पास कि 10 दिन तक बिक सके, और आपने माल भी इस सोच से रखा हुआ है कि रोज अगर ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकती हैं तो 7 चीजें बिकती हैं, तो रोज अगर 7 7 चीजें भी बिक जाती हैं ना, तो जैसे ही 10 दिन में 70 चीजें बिकेंगी, माल आ गया होगा। 5 और 3 भी तो बिक सकती हैं, तो उस केस में तो कुछ स्टॉक बच भी जाएगा। लेकिन यहां पर मसला क्या है? होल्डिंग कॉस्ट कितनी होगी? होल्डिंग कॉस्ट के बारे में आप बोलोगे हाईएस्ट as compared to other options, because we are keeping a lot of stock with us। ठीक है जी। यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर आपकी होल्डिंग कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होगी ना, इसलिए क्योंकि आपने एक्स्ट्रा माल रखा हुआ है। तुम इन दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करो, यहाँ पे तुमने 6 चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पर तुमने 70 चीजें रखी हुई हैं। 63 चीजों का फर्क है इन दोनों के बीच में। तो यहां पर तो तुम्हारा जो होल्डिंग कॉस्ट का अमाउंट होगा, वो होल्डिंग कॉस्ट का अमाउंट तो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आपको होल्ड करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री आपको रखनी पड़ रही है। लेकिन अगर सर सवाल हमसे ये पूछे कि हमें स्टॉक आउट पर रिस्क ही नहीं लेना, तो फिर हम ये यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर सवाल ये बोल दे कि भाई मेरा स्टॉक आउट ना हो, चाहे होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करनी पड़ दे, तो फिर तो सही है, फिर तो हम मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूजेज करेंगे, इससे स्टॉक आउट नहीं होगा। यानी कि कभी भी कोई कस्टमर जो है वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास माल बेचने को ना हो, चीजें बेचने को ना हो, यूनिट्स बेचने को ना हो। ठीक है, यानी कि आप इस केस में आपको स्टॉक आउट नहीं होगा, बट होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। सही है। अच्छा, एक और केस जो हो सकता है ना, एक और केस जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं रीऑर्डर लेवल जो है ना, वो एवरेजेस की बेस पर कैलकुलेट करूं, यानी कि 5 से कैलकुलेट करूं, विच इज 25। ठीक है ना, ये कैसे आया? एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज यूजेज। अब मेरा जो रीऑर्डर लेवल है वो 25 है, और ये बेस्ड किस चीज पर है? एवरेजेस पर बेस्ड है। ठीक है ना। यहां पर क्या रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है? बताओ भाई, यहां पर क्या रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है? यहां पर क्या रिस्क ऑफ स्टॉक आउट है? क्या यहां पर ऐसा है कि स्टॉक आउट हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, क्या बहुत ज्यादा रिस्क है, या एक एवरेज रिस्क है, या बहुत लो रिस्क है? यहां पर हम कहते हैं कि एक मॉडरेट रिस्क है स्टॉक आउट होने का। मॉडरेट यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक एवरेज रिस्क है। ऐसा पहले केस में तो स्टॉक आउट होने के एक्सट्रीमली हाई चांसेस थे ना, इसलिए क्योंकि तुम बहुत कम इन्वेंट्री रख रहे थे। दूसरे केस में स्टॉक आउट होने के चांसेस ही नहीं थे, इसलिए क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा इन्वेंट्री रख ली और ऐसा सोचा कि भाई मेरा सप्लायर बहुत दिनों बाद आए और रोज बहुत ज्यादा चीजें बिक रही हो तो क्या होगा। तीसरे केस में एक मॉडरेट रिस्क है। देखो, अगर रोज बिल पर 3 3 चीजें बिकी, स्टॉक आउट नहीं होगा। रोज 5 5 चीजें बिकी, स्टॉक आउट नहीं होगा। हाँ, रोज 7 7 चीजें बिकी, तो स्टॉक आउट हो सकता है। तो स्टॉक आउट का रिस्क तो है, लेकिन एक मॉडरेट रिस्क है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर होल्डिंग कॉस्ट जो है वो भी, अगर आप पहले वाले से देखो और दूसरे वाले से देखो, तो इस तीसरे केस में आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट होगी ना,
वो कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, मॉडरेट ही हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। देखो, इसको समझने के लिए तुम यूं भी कह सकते हो कि लेट से तुम्हें कहीं पर जो है ना, लेट से तुम्हें कहीं पर जो है वो 9 बजे पहुंचना था। लेट से तुम्हें कहीं पर 9 बजे पहुंचना था। ठीक है ना। लेट से तुम्हें जो है ना, अराइवल टाइम था 9 PM। ठीक है। और तुम्हें पता है कि भाई 15 मिनट का रास्ता है। तुम्हें पता है 15 मिनट का रास्ता है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, और बहुत यहाँ पर जो है ना अराइवल टाइम 9 PM है, और तुम्हें 9 PM लेट से किसी क्लास में पहुंचना है। 9 बजे तुम्हें किसी क्लास लेने के लिए, कोई क्लास लेने के लिए पहुंचना है 9 बजे। 15 मिनट का रास्ता है ना। अब अगर बिल फर्ज कोई बच्चा घर से जो है ना वो 8 बजकर 15 मिनट पर निकल जाता है। ठीक है। 7:15 निकलता है। 15 मिनट का रास्ता है। क्या क्लास में वो टाइम पर पहुंच जाएगा? क्या वो क्लास में टाइम पर पहुंच जाएगा? अगर 8:15 कोई निकलता है, अगर 8:15 कोई निकलता है तो क्या क्लास में वो टाइम पर पहुंच जाएगा, हाँ या नहीं? पहुंच जाएगा, है ना। बल्कि पहुंच क्या जाएगा, बहुत आराम से पहुंच जाएगा। है ना, बीच में अगर 5-10 मिनट लेट भी हो गया फिर भी पहुंच जाएगा। तो क्लास में टाइम पर पहुंच जाएगा, पहली चीज। ठीक है। पहली चीज, क्लास में टाइम पर पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा। लेकिन क्या उसका वक्त जाया होगा? मिसाल के तौर पर उसका वक्त बहुत कीमती है, और वो 8:25, 8:15 पे निकला तो वो 8:40 पर पहुंच गया। ठीक है। तो उसके 15-20 मिनट जाया हो जाएंगे ना। हाँ या नहीं? 20 मिनट जाया हो जाएंगे तकरीबन। समझ रहे हो? देखो, अगर बहुत जल्दी निकलेगा तो मैं ये पूछूं कि क्लास में टाइम पर पहुंचेगा, तो तुम बोलोगे यस सर पहुंच जाएगा। वक्त जाया होगा, यस सर वक्त भी जाया होगा, 20-25 मिनट इसके जाया हो जाएंगे। अच्छा, कोई बच्चा 8:55 पर निकले, कोई बच्चा 8:55 पर निकले, तो क्या वो क्लास में टाइम पर पहुंचेगा? क्या वो क्लास में टाइम पर पहुंचेगा? नहीं, नहीं पहुंचेगा, 15 मिनट का तो रास्ता है। वक्त जाया होगा। वक्त जाया होगा मतलब कि वो क्लास के अलावा वाला वक्त, क्लास वाला नहीं, क्लास के अलावा वाला वक्त जाया होगा। नहीं, वो जाया नहीं होगा। बस पहुंचेगा, बैठेगा, क्लास चल रही होगी, बिस्मिल्लाह कर कर शुरू हो जाएगा। और अगर एक बंदा 8:45 पर निकले, क्लास में टाइम पर पहुंच जाएगा? क्लास में टाइम पर पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। वक्त जाया होगा? वक्त जाया होगा? वक्त जाया होगा? नहीं। ठीक है ना। अब ये जो देखो कैलकुलेशन हुई है ना, ये कौन से लेवल की हुई है? मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या है? जो हमने यहां पर काम किया, हम हमेशा इस मेथड पर चलते हैं ना। हम बहुत जल्दी भी नहीं निकल जाएंगे, हम बहुत देर से भी नहीं निकलेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, हम एवरेजेस पर चलेंगे, हम कहेंगे ये बेहतरीन है। हाँ, अगर लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है, 9 बजे पहुंचना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बस 9 ही बजे पहुंचना है, और 9 बजे पहुंचना बहुत लाख लाख उसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो फिर हम 8:15 निकल जाएंगे। ऐसा ही है। ऐसा ही है। सही कह रहा हूं? ठीक है। तो देखो यहां पर इसी तरह से था कि अगर आपको स्टॉक आउट से बचना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, तो आप सेफेस्ट ऑप्शन ऑप्ट करो, यानी कि मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम यूजेज करो। ये सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर ऐसा करोगे तो स्टॉक आउट नहीं होगा। बहरहाल, एक आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, होल्डिंग कॉस्ट। इसी तरह से अगर लेक्चर बहुत 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 जरूरी है, 9 बजे पहुंचना, तो आप 8:15 ही निकल जाओगे। क्लास पर टाइम पे पहुंच जाओगे, लाजमी पहुंच जाओगे। ठीक है। शायद अगर गाड़ी पंचर हो जाए, घर पर एनआईसी भूल जाओ, पेपर हो, वो वाली सिचुएशन है ये। लेकिन स्टॉक आउट नहीं होगा। स्टॉक आउट नहीं होगा। है ना। पेपर के लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट का रास्ता है फिर भी 25 मिनट पहले निकलते हैं। डर लगता है कि यार रास्ते में हुए और पता चला घर पर एनआईसी भूल गए। डर लगता है कि रास्ते में हुए और घर पर एडमिट कार्ड भूल गए, तो वापस जाना और वापस आना भी है, तो इतना मार्जिन भी रखो। घर दूर है, बहुत सारे फैक्टर्स है ना। गाड़ी पंचर हो गई। लेकिन यहाँ पर आपका वक्त जाया होता है। बहरहाल, ये सिचुएशन आप तब ऑप्ट करते हो जब आपको बहुत सेफ रहना होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाली सिचुएशन है जिसमें आपका स्टॉक आउट ना हो, आप इतनी ज्यादा इन्वेंट्री रख रहे हो। बहरहाल, आपकी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी।
और ये वाला ऑप्शन तो आम हालात में ऑप्ट नहीं करते, इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो आपको पता है कि आप 8:55 पर जाओगे तो आपको जो है ना वो क्लास पे टाइम पे तो पहुंच ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है। और फाइनली जनरली जनरली आम हालात में क्या करना चाहिए, आम हालात में मॉडरेट काम करना चाहिए, आम हालात में मॉडरेट काम करना चाहिए। आम हालात में आपको जो है वो ये सोचना चाहिए कि भाई मेरी ना तो क्लास जाया हो, और जाया हो तो 2-3 मिनट की, 5 मिनट की जाया हो जाए। और ऐसा भी ना हो कि मैं जो है वो सुबह सुबह सवेरे जो है वो सब सो रहे हैं और घर से निकल कर पहुंच गया। समझ में आ रही है बात? तो हम आम हालात में क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से देखो, जब रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करने को सवाल देगा, तो ऑल्दो फॉर्मूला तो लीड टाइम इनटू डेली डिमांड है, लेकिन मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम यूजेज हम यूज नहीं करते, एवरेज करते हैं आम हालात में। आम हालात में क्या करते हैं, एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज एनुअल डिमांड। और अगर सवाल ये बोल दे कि आपने स्टॉक आउट से बचना है, स्टॉक आउट ना हो, ऐसा कोई आप रीऑर्डर लेवल बताओ, तो मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड करते हैं। यानी कि अगर मैं रीऑर्डर लेवल को यहाँ पर, अगर रीऑर्डर लेवल जो है उसके दो फॉर्मूले लिख दूं, तो एक हो सकता है एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज डिमांड, और एक हो सकता है मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों अभी वक्त के साथ साथ हम पढ़ रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? क्लियर है? ठीक है जी। अभी देखें, प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो ज्यादा चीजें और मजीद बेहतर होंगी, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों को काफी हद तक यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी चीजें। अच्छा, तो अब इसने यहाँ पर क्या लिखा, अब इसने देखो लिखा, द रीऑर्डर लेवल इज डिटरमाइंड बाय टू वेज, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम इनटू, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, एवरेज लीड टाइम इन डेज वीक्स और मंथ्स। अच्छा, एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग, ठीक है, एवरेज इनटू एवरेज कंजम्पशन पर डे वीक मंथ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, यानी कि वो बोलते हैं या तो एवरेजेस की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, अंडर अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस, यानी कि इन्वेंट्री के बारे में पता ही ना हो कि कितनी इस्तेमाल होगी और बहुत सेफ रहना हो, तो मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड पर डे, वीक या मंथ। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वो बोलते हैं कि अगर चीजें सर्टेन है, अगर आपको पता है कि क्या क्या होगा, तो आप एवरेजेस की बेसिस पे लीड टाइम कैलकुलेट कर लो। अगर अनसर्टेन है, अगर आपको यूं लगता है कि बहुत ज्यादा ऊंच नीच होगी, डिमांड जो है वो वेरी करेगी, चेंज होगी, बहुत ज्यादा ऊंच नीच होगी, तो उस केस में आप जो है वो मैक्सिमम लीड टाइम इनटू मैक्सिमम डिमांड से काम चला लो। बात समझ में आई? अच्छा, ऊपर वाले सिनेरियो में हमने जो रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया, रीऑर्डर लेवल अगर कैलकुलेट करा ऊपर वाले केस में, अगर एवरेजेस की बेसिस पर करें, अगर एवरेजेस की बेसिस पर करें तो हमने बोला था 25 यूनिट्स, है ना। और अगर एवरेजेस की बेसिस पर ना करें, अगर हम मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम यूजेज से करें, अगर हम मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम यूजेज से करें, तो हमने बोला था 70 यूनिट्स, है ना। यानी कि अगर मैं बहुत सेफ चल रहा हूं, अगर मैं बहुत सेफ चल रहा हूं, तो मेरा रीऑर्डर लेवल 70 यूनिट्स है। अगर मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले रहा हूं, लेकिन चीजें सर्टेन है, मुझे पता है कि भाई 25 चीजें बिकेंगी, ऐसा नहीं होगा कि बहुत टाइम लग जाए, सप्लायर को लग सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, और रोज मैक्सिमम यूनिट्स बिकेंगे तो 70 बिकेंगे। बिक तो सकते हैं लेकिन जनरली 5 ही बिकते हैं, तो आपने एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने रखे हुए हैं? एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने रखे हुए हैं बताएं आप। आप जब 70 यूनिट्स रखने का फैसला कर रहे हो कि जिस पर आपको स्टॉक आउट हो ही ना, जब आप 70 यूनिट्स रखने का फैसला कर रहे हो जिस पे आपको स्टॉक आउट हो ही ना, क्योंकि आप जो है वो ये सोच रहे हो कि अगर आने वाले 10 दिन बाद सप्लायर आया और रोज 7 चीजें बिकी तो 70 चीजें बिकेंगी, लेकिन ऑन एन एवरेज आपकी दुकान से, आपकी शॉप से, आपकी फैक्ट्री से, या जो भी रिटेल शॉप है उधर से 25 चीजें बिकती हैं, तो आप अगर इस सेफेस्ट रीजन पर जाते हो तो कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स अपने पास रख रहे हो? 45 यूनिट्स एक्स्ट्रा अपने पास रख रहे हो। The safety stock is determined as follows: reorder level at uncertain circumstances minus reorder level at certain
सर्कमस्टांसेस, इसको हम सेफ्टी स्टॉक कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं, एक्स्ट्रा स्टॉक कहते हैं। ये इस चीज के लिए रखा जाता है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को मीट किया जाए। ड्यू टू सेफ्टी स्टॉक द एवरेज इन्वेंट्री लेवल शैल बिकम ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, जब हमारे पास सेफ्टी स्टॉक होता है ना, तो हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है वो ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक हो जाता है। आम हालात में मेरा जो होल्डिंग कॉस्ट में जो फॉर्मूला मैं यूज करता था, देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था टोटल होल्डिंग कॉस्ट का। टोटल होल्डिंग कॉस्ट के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था एक, वो क्या पढ़ा था? टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज इन्वेंट्री इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यही फॉर्मूला पढ़ा था। कंफर्म करो जरा, ठीक कह रहा हूं? अच्छा, अब आपके पास जो है ना, लेट से एक कंपनी है, उसके पास जो है ना वो कोई बफर स्टॉक नहीं है, उसका जो ऑर्डर साइज है ना वो 50 यूनिट्स है, और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो है ना उसकी 2 रुपए। मुझे बताओ कि इसकी टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या बनेगी? इसकी टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्या बनेगी? बताओ। होल्डिंग कॉस्ट तो कैलकुलेट कर चुके ना? टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले एवरेज इन्वेंट्री की जरूरत होगी। पहले आपको एवरेज इन्वेंट्री की जरूरत होगी। एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी यहाँ पर? यहाँ पर इस सिनेरियो में कंपनी के पास कोई भी बफर स्टॉक नहीं है, कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी सेफ्टी या बफर स्टॉक नहीं है तो एवरेज इन्वेंट्री ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डर साइज 50 का है, डिवाइडेड बाय 2। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 25 आएगा। यहाँ पर अगर हम ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर 25 आएगा। ऑर्डर है 50 चीजों का, डिवाइड कर दिया उसको 2 से, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 से एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। क्लियर है? ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 से हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। और टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज इन्वेंट्री को होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे। टोटल होल्डिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को एवरेज इन्वेंट्री से मल्टीप्लाई करते थे, तो मेरी टोटल होल्डिंग कॉस्ट आएगी 50। बात समझ रहे हो? अब अगर सेम सिनेरियो हो यानी कि ऑर्डर साइज जो है ना, ऑर्डर साइज जो हो वो 50 यूनिट्स हो, ठीक है जी, और आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जो आपको दी हो वो भी 2 रुपए ही हो, 2 रुपए ही हो। सही है? और आपके पास बफर या सेफ्टी स्टॉक हो। बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा आपने यूनिट्स रखे हुए थे अपने पास, ताकि आप अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को मीट कर सको। कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपने अपने पास रखी हुई थी ताकि आप अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस को मीट कर सको। अगर कभी कोई मसला हो तो वहां से यूनिट्स इस्तेमाल कर सको। लेट से वो बफर स्टॉक आपके पास 15 यूनिट्स का है, 15 यूनिट्स का बफर स्टॉक है, यानी कि साइट पर कहीं पर आपने वेयर हाउस में 15 यूनिट्स रखे हुए हैं। इस केस में आपके पास एवरेज इन्वेंट्री कैसे आएगी? इस केस में मेरी जो एवरेज इन्वेंट्री होगी वो होगी ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। ठीक है? यानी कि इस केस में मेरी जो एवरेज इन्वेंट्री आएगी ना, वो 50 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 15 यानी कि 40 यूनिट्स आएगी। और मेरी जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट होगी वो अब बनेगी 40 इंटू 2 यानी कि 80। 40 इंटू 2 यानी कि 80। ठीक है जी? अच्छा, इस 80 को हम ब्रेक कर सकते हैं 50 प्लस 30 में, और आप यूं लिख सकते हो, देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 15 यूनिट्स ऑफ बफर स्टॉक एट 15 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 30।
होता यह है कि बफर या सेफ्टी स्टॉक की जो इन्वेंट्री होती है वो पूरे साल आपके पास वेयर हाउस में पड़ी रहती है। जब वो पूरे साल वेयर हाउस में आपके पास पड़ी रहती है तो अगर लेट से एक यूनिट को रखने का 2 रुपए का खर्चा है, तो 15 यूनिट्स को रखने का 30 रुपए का खर्चा होगा। ये पूरा खर्चा आपको पे करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर किसी कंपनी के पास बफर स्टॉक होगा, सेफ्टी स्टॉक होगा, होल्डिंग स्टॉक होगा, एक्स्ट्रा चीजें होंगी, तो उसकी जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट है वो नॉर्मल से ज्यादा होगी। अगर आम हालात में किसी कंपनी की होल्डिंग कॉस्ट 50 है और अब वो ये फैसला कर ले कि हम 15 यूनिट्स का एक बफर या सेफ्टी स्टॉक भी रखेंगे, तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट 80 पर चली जाएगी। 30 रुपए ज्यादा होगी। और वो 30 रुपए क्यों ज्यादा होगी? जो बफर स्टॉक के आपके पास यूनिट्स थे ना, जो बफर स्टॉक के आपके पास यूनिट्स थे, उसकी जो अमाउंट बन रही है वो एक्स्ट्रा होगी। ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद लिखा हुआ है, दिस वे द एंटिटी कैरीज सेफ्टी स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम डिमांड एज वेल एज मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। However, the probability of both the events occurring the same time is very low. Thereby, the management is incurring excessive holding cost on safety stocks. वो बोलते हैं कि जब हम मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम यूजेज से इन्वेंट्री का लेवल कैलकुलेट करते हैं, तो हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। If the cost of holding safety stock is greater than the cost of a stock out, the business would be incurring more loss. Therefore, a level should be set where the cost of a stock out plus the cost of holding the safety stock is minimized. अच्छा, इसको हम अप्लाई करेंगे। वो ये कह रहा है कि देखो, जब आप बफर स्टॉक रखते हो तो आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट तो खत्म हो जाती है, लेकिन होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट ना होने का फायदा 5 रुपए, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ने का फायदा नुकसान 10 रुपए। तो ऐसा नहीं करो। बात समझ में आ रही है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। वो कहता है कि जब आप सेफ्टी स्टॉक रखते हो, मान लिया आपको स्टॉक आउट नहीं होगा, लेकिन ये भी तो सोचो कि इन्वेंट्री रखने के लिए भी तो एक्स्ट्रा खर्चा पे करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर हम देखें, तो पहले केस में आपकी होल्डिंग कॉस्ट 50 रुपए है। दूसरे केस में आपकी होल्डिंग कॉस्ट 80 रुपए है। तो जब आप एक्स्ट्रा यूनिट्स रखते हो तो स्टॉक आउट तो नहीं होता। स्टॉक आउट ना होने का आपको फायदा होता है। स्टॉक आउट ना होने का आपको फायदा होता है। लेकिन लेट से अगर फायदा है 15 रुपए का और खर्चा एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है 30 रुपए, तो ऐसे 15 रुपए का फायदा क्या कि जिसके लिए मुझे 30 रुपए रखने पड़े। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखो, अगर मैं बफर स्टॉक रख रहा हूं इस केस में, तो मुझे 30 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा पे करना पड़ रही है। मुझे 30 रुपीज ज्यादा पे करना पड़ रहे हैं। फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि स्टॉक आउट नहीं होगा। स्टॉक आउट से लेट से फायदा आ रहा है 5 रुपए का। फायदा आ रहा है स्टॉक आउट से 5 रुपए का। तो भाई मैं तो नेट 25 रुपए के नुकसान में खड़ा पाऊं ना। मुझे जो नुकसानात हो रहे हैं या एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो 30 रुपए है। फायदा 5 रुपए है। तो 5 रुपए का फायदा लेने के लिए मैंने 30 रुपए के खर्चे कर दिए। इलॉजिकल है। तो वो यही कहता है कि आपको एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट को स्टॉक आउट से क्या आपको सेविंग हुई, क्या आपको फायदा हुआ, उससे कंपेयर करना होगा। इसके सवाल आपके पेपर में आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा, फिर लिखा हुआ है, स्टॉक आउट कॉस्ट आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक एज द स्टॉक आउट अकर्स when there is demand but no stock available. Therefore, the loss of profits which could be earned had the stock available. It also leads to loss of customers' goodwill as the customers may move to the products of competitors. If the customer is permanently lost, the stock out cost is determined using the loss of future profits as well. स्टॉक आउट कॉस्ट एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, और इसमें आप ये देखते हो कि कस्टमर के सामने मेरी गुडविल खराब हुई। जो यूनिट्स उसको बेचकर पैसे कमा सकता था वो नहीं कमा पाया, और उसकी वजह से जो मुझे नुकसानात होते हैं उसको मैं मेजर करता हूँ। Once a stock out cost has been established, the cost of holding safety stock should be compared for various demand levels. This can be done using probability theory by attaching probabilities to different potential demand levels. अच्छा जी। अब हम यहाँ से जो है ना, अगली क्लास में जो चीजें करेंगे, अगली क्लास में मैं आपको एक बहुत अच्छा पास्ट पेपर करवाऊंगा जिसमें स्टॉक आउट और होल्डिंग कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी। बहुत अच्छा पास्ट पेपर करवाऊंगा। अब यहाँ तक जो भी हमने आज ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं, अभी पहले तो इसको रिकैप करने का टाइम है। आप लोग इसको रिकैप करें और फिर मुझे बताएं कि कोई डाउट या क्वेरी है। जब आप इसको रिकैप कर लेंगे तो फिर हम पास्ट पेपर जो है इंशाल्लाह कर सकेंगे। और अगले लेसन में मैं आपको पास्ट पेपर ही करवाऊंगा।